हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 12 सितंबर शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 11 होने वाला है। टोटल 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी इस महीने में मैं सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दिवाली पे भी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो बचेंगे तो उस टाइम रिकॉर्ड कर लूँगा। बोल रहा है कि एक पर्सन क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा उधार लेता है। 4 ईयर के बाद उसने 9/5 रिटर्न किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 9/5 आ रहा है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि इसने 5 यूनिट पैसा उधार लिया और अमाउंट कितना दिया है 9/5 किसका, प्रिंसिपल का। 5 का 9/5 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट मैंने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। ये 4 यूनिट जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ये कितने साल का आ रहा है, 4 ईयर का। सवाल में बोला है 4 ईयर का। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। अगर 4 ईयर का 4 साल है तो 1 ईयर का 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजीली निकाल सकता हूँ कि नहीं। देखो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है और प्रिंसिपल कितना है 5, तो 1/5 मतलब 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अगर नहीं समझ आया है तो यहाँ पे सिंपली अपना SI बराबर PRT/100 लगा दो। एक्चुअली वही मैंने किया है, कुछ नया तो वैसे मैंने किया नहीं था। SI अपने पास कितना है 4 यूनिट, प्रिंसिपल है और टाइम है अपने पास, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला गया हमसे, एक आदमी प्रत्येक माह में 20 किलो चावल और 8 किलो राइस का उपयोग करता है। वो एक तो देखो अपने पास राइस है 20 kg और 8 kg क्या है, गेहूं है, व्हीट है। ये कितने हैं 8 kg। आगे बोला गया चावल का जो प्राइस है गेहूं के प्राइस का 20% है। चावल का प्राइस गेहूं का 20% है। देखो 20% होता है 1/5, यानी मैं 5 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 5 यूनिट क्या था, व्हीट का प्राइस था। तो फिर राइस का कितना होगा, बोला गया कि राइस का जो प्राइस है व्हीट का 20% है। तो 5 का 20%, 20% मतलब 1/5, तो ये 1 यूनिट इसका प्राइस रहा होगा। आगे बोला गया जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल को मिलाकर जो टोटल 300 रुपये का खर्चा होता है। चाहो तो इसके साथ कोई वेरिएबल आप x मान सकते हो। ठीक है, अब फिर कैसे पता लगेगा कि कितना यूनिट हुआ है, उसका तरीका क्या है कि 20 किलो गेहूं खरीदे, 1 यूनिट x का है तो 20x, ऐसे ही 8 यूनिट अपने व्हीट है, 5x इसका प्राइस है, तो ये 40x। बट वो सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है आगे, यदि गेहूं के मूल्य में हम 20% का इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं 20% का इंक्रीज कर रहा हूँ व्हीट में, पहले प्राइस मैंने 5 यूनिट माना, ठीक है, अभी 20% बढ़ रहा है मतलब 1/5 बढ़ रहा है। 5 का 1/5 मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी अभी जो न्यू प्राइस है वो अपने पास 6 यूनिट है, इसका 6 यूनिट है। तो बोल रहा है कि जो खर्चा है वो भी अभी भी हमें मेंटेन रखना है, यानी 300 रुपये ही रखना है। तो उसके लिए जो चावल है उसके उपभोग में कितना % कमी करनी पड़ेगी। जो बेसिक तरीका था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ पे x मान सकते थे, उससे आपकी x की वैल्यू हो जाती। पर ये देखो इस केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक 20 kg चावल थे और मैंने 1 यूनिट माना है प्राइस। तो पहले जो टोटल खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 20 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। 8 किलो यहाँ पे व्हीट थे, 5 यूनिट प्राइस था, तो 40 ही है। यानी पहले टोटल 60 यूनिट खर्चा आ रहा था टोटल। ठीक है, ये 60 यूनिट पहले खर्चा आ रहा था। एक्चुअली में सवाल में 300 रुपये है, बट उसको जरूरत नहीं है। अगर पहले 60 था तो यानी अभी भी खर्चा तो 60 ही रखना है हमें। बोला था ना सवाल में कि 300 रुपये रखना है, मतलब यूनिट में देखो तो 60 यूनिट ही हमें करना है। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, 6 यूनिट हो गया, 8 kg व्हीट है, 6 इसका प्राइस है। तो अभी इनका प्राइस कितना हो जाएगा, 48 यूनिट प्राइस तो इनका हो गया। चूंकि टोटल तो 60 है, इसका मतलब कह सकता हूँ राइस का मुझे टोटल फिर कितना रखना पड़ेगा, 60 टोटल है जिसमें 47 इसका हो गया, यानी 12 यूनिट इसका प्राइस टोटल होना चाहिए। अब देखो पहले कितना था प्राइस अपना, 20 किलो चावल थे, 1 यूनिट प्राइस था, यानी पहले 20 यूनिट था यहाँ पे। लेकिन अभी हम इसको 12 यूनिट कर रहे हैं, तो कितना यूनिट कम कर रहे हैं हम यहाँ पे, 8 यूनिट कम कर रहे हैं। परसेंटेज की अगर बात करें तो 8 यूनिट 20 पे कम हो रहा है, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, यानी 40% की कमी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं x मान के करता तो सबको समझ आ जाता, लेकिन ऐसे हो सकता है 1-2 लोगों को समझ नहीं आया हो। ये अपना क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये मैंने प्राइस मान लिया। अभी प्राइस 5 से 6 हो गया। टोटल खर्चा तो पहले भी 300 था, अभी भी 300। यूनिट में बात करूँ तो पहले 60 था, अभी भी 60। अब चूंकि 48 यूनिट तो हो गया व्हीट का, तो 60 में से 12 यूनिट फिर गेहूं का राइस का होना चाहिए। टोटल 60, देखो पहले 20 था, अभी 12 यूनिट कर दिया, यानी 8 यूनिट कम कर दिया, परसेंटेज में 40%। बोला गया ए थीप परस्यूड बाय पुलिसमैन वाज 150 मीटर अहेड एट द स्टार्ट। एक पुलिस कर्मी है, यानी एक पुलिस है, पी से लिख देता हूँ, थीप को टी से लिख देता हूँ, जो 150 मीटर के गैप पे है।
बोले पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल है वो 5 और 4 के स्पीड से। अगर चोर की स्पीड 4 यूनिट है तो इसकी यूनिट क्या है 5। एक्चुअली रेशियो गिवन है 5 और 4। तो बोले पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर चोर को पकड़ लिया जाएगा तो होगा क्या, चोर भी यहाँ तक भागेगा और पुलिस यहाँ से यहाँ तक भागेगी। तो पहले हमें टाइम देखना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो जो डिस्टेंस का जो गैप है जो हमें खत्म करना है वो कितना है 150 मीटर का। और स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 - 4 1 यूनिट आ जाएगी। देखो यहाँ पे अपन को ये स्पीड का कुछ यूनिट नहीं गिवन थी, पर चूंकि 150 मीटर में था तो इसको हम मीटर पर सेकंड में मान लेंगे। वैसे भी रेशियो है तो यूनिट दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 150 सेकंड लग रहे हैं यहाँ पे अपने पास, 150 सेकंड लग रहे हैं इसको पकड़ने में। हमसे पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था। तो जो थीप है अपना, थीप कितने की स्पीड से चल रहा था 4 की स्पीड से। इस पॉइंट से थीप चला होगा और यहाँ तक गया है 4 की स्पीड से। वो गया है कितने टाइम में 150 सेकंड में। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितना गया चला होगा वो 600 मीटर। यही सवाल में पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ हैविंग द लीस्ट प्रोडक्शन। हाईएस्ट प्रोडक्शन देखो, हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है 108 नवंबर मंथ में, ठीक है। और लीस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है 45 यहाँ पे मई के मंथ में। तो इनका रेशियो हमें निकालने को बोला है। 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, बचेंगे 1, 9 × 2 = 18 यानी 12:5। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में था, सिंप्लीफिकेशन का है। कभी सिंप्लीफिकेशन का देखो इजी क्वेश्चन आते हैं बट कभी कभी गलती कर देते हैं लोग। 2.5 और 1.5 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ है डिवाइड 4 ऑफ 1/2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऑफ, तो 4 ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 हो जाएगा इंटू 8 - 1। यहाँ पे ये मत कर देना 4 ऑफ 1/2 तो 2 आ गया। 2 × 8 16 कर दो, फिर 16/16 1 1 - 1 0। देखो ऑप्शन में गिवन भी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो 16/2 8 हो जाएगा, 8 × 8 64, 64 - 1 63। 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यीय खंड या सेक्टर का हमें एरिया निकालना है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। सेक्टर का एरिया या तो πr² θ/360 या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 L × r। L क्या है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तो हमें गिवन है 44 इंटू, यहाँ पे हमें रेडियस और चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 से ये 22 टाइम कट जाएगा, यानी जो आंसर है वो 22 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये आ रहा है 1 और 8 9 और 8 4 12, 12 - 9 3 आ रहा है, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 8 1 और 8 9 और 5 और 4 1 और 8 9 5 4 9 ये हो सकता है। और यहाँ पे ये तो आंसर है तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही। 1 और 8 9 है और 8 4 12 है, 9 - 12 3 यानी ये वाला। 2 ऑप्शन तो हट गए बट सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमें रेडियस चाहिए। अब हमें क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ आर्क 44 है और जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। आपको पता है एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं ना। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल। आर्क की लेंथ 44 है डिवाइड बाई एंगल, एंगल है 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। और फिर पाई की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, 7 ऊपर चले जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 22 से ये 2 टाइम, 30 से ये 6 टाइम, 2 6 के 12 और 12 से 84 यानी रेडियस 84 आ गई। हमें निकालना था सेक्टर का एरिया यानी आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो 84। 4 दूनी 8, 8 यूनिट डिजिट आएगा। 2 ऑप्शन में पहले ही हटा चुका था तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही मात्र ऑप्शन बचा है, सॉल्व कर लेना। 84 × 10 आंसर आ जाएगा ये, बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन हम हटा चुके थे पहले ही। क्वेश्चन है बोला गया इफ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 आवर देन द स्टडीड फॉर मैथमेटिक्स। अगर 3 घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं तो मैथ कितने घंटे पढ़ते हैं। देखो टोटली 100% डाटा है जिसमें इंग्लिश है 15%, यानी 15% की वैल्यू हमें 3 आवर गिवन है। और हमसे पूछ रहा है मैथ कितने घंटे पढ़ेंगे। मैथ कहाँ पे है, यहाँ पे है 35%, तो 35% की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा 3/15। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 3/15 या 1/5 आ जाएगा। हमें 35 के चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 7 आवर। 7 आवर कौन सा ऑप्शन है थर्ड। सेम क्वेश्चन हिंदी में था यहाँ पे, ठीक है। बोला गया 2 बेलन है जिनके बेस की रेडियस 4:5 है, हाइट 5:7 है, तो उनके कर्ड सरफेस एरिया बताना। देखो सिलेंडर या बेलन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। चूंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है तो सिर्फ जो एरिया है अपना कर्ड सरफेस एरिया उसमें रेडियस और हाइट मैटर करेगी, बाकी तो कुछ आएंगे नहीं।
एक की रेडियस r1 मान ली, दूसरे की r2, हाइट h1 h2। बोला गया है रेडियस 4:5 में है तो ये 4/5 आ जाएगा, और हाइट बोला था 5/7 में तो ये 5/7 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 चौके, ये यहाँ पे 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4:7 आ जाएगा, 4:7 यानी ऑप्शन 2। इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + cos 1 - cos स्क्वायर थीटा आएगा जो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 - cos थीटा हो जाएगा, ये 1 + cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2, और 1/sin स्क्वायर है जो कि क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर पहला। बोल रहे 2 पाइप ए और बी, एक टैंक को 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप 48 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 66 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल दिए जाए तो बोल रहा है कि पाइप बी को तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। देखो सिर्फ हम 32 मिनट में ही टैंक को भरना चाह रहे हैं, तो पूछ रहा है कि बी को कब हम बंद कर दें। सिमिलर सवाल डिफरेंट वैल्यू के साथ किसी शिफ्ट में पूछा गया था, इसी सीरीज में मुझे ध्यान है। देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ यहाँ पे, तो ये है अपने पास 48 और ये है 66। 48 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 24। 66 को क्या लिख सकते हो, 2 × 33। इसमें 3 और एक कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से अगर मैं 3 और कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 11, और 8 और 11 का 88, यानी एलसीएम आएगा 6 × 88। ठीक है, जिसको सॉल्व करना है तो कर लो। 6 × 8 = 48, 4 असेल, 6 × 8 = 48 और 4 52, 528। 48 से हमें डिवाइड करना है, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 8 = 48, और 8 से ये 11 टाइम, 6 से ये 11 टाइम, और 11 से 8 टाइम, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि 32 मिनट में हम टैंक को फिल कर रहे हैं, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद कर दे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि पाइप ए है वो पूरे 32 मिनट भरेगा, क्योंकि उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं। चूंकि ए की एफिशिएंसी है अपने पास कितनी, 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट के हिसाब से कितना भर देगा, 11 दूनी 22, 2 असेल, 11 × 33 और 2 35, यानी 352 यूनिट तो सिर्फ पाइप ए ने अकेले फिल किया है। टोटल भरना कितना था, 528, जिसमें से ए ने कितना भर दिया, 352। तो ये कितना बचा, 8 - 2 6, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 5 में से 4 गया तो 176 यूनिट बचा है। कितना बचा है, 176 यूनिट। और इसको कौन भरेगा, ए को तो हमने पूरे 32 मिनट भरवा लिया है, यानी इसको बी भरेगा। और बी की एफिशिएंसी थी अपने पास 8, यानी 8 दूनी 16, फिर 1 8 दूनी 16, यानी बी को सिर्फ 22 मिनट ही काम करना पड़ेगा। कितना, सिर्फ 22 मिनट। उसके बाद इसको बंद कर देंगे हम, क्योंकि पूरा भर गया है ना अब। तो हमसे सवाल में यही पूछा था कितने मिनट बाद उसको बंद कर दे। अच्छा सवाल है। 7 tan थीटा की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो। यहाँ से आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/7। ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करोगे तो पहले यहाँ बन जाएगा sin/cos tan, और tan की वैल्यू है 3/7। cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 7 × tan थीटा -2, इसको सॉल्व कर लो। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 और 5 8, और 3 - 2 1, यानी आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं DI का। बोलेगा इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल इज दिस, देन द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल द गिवन स्पोर्ट। टेनिस और फुटबॉल, देखो अपने पास टेनिस यहाँ पे है 14% है, और फुटबॉल यहाँ पे है 15% है। तो 14 और 15, यानी मैं कह सकता हूँ 29% की वैल्यू सवाल में गिवन है 145,000। 36 पंजे 29 पंजे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, 29 पंजे 145 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5000 आ गई। सवाल में पूछा है कि टोटल कितना अमाउंट होगा, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 5000 के पीछे 3 0 और चिपका दो, 5 के पीछे 0 हो जाएंगी। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, 0 गिनने की भी जरूरत नहीं है। ये हिंदी में है सेम सवाल। फिर नेक्स्ट सवाल है, इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल, देन हाउ मैनी मेल एम्प्लॉय आर इन दैट डिपार्टमेंट। देखो हमसे बात कर रहा है डिपार्टमेंट डी की, डी अपना यहाँ पे है। टोटल ये अपने पास डिफरेंट अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है ABCD कंपनी का, जिसमें डी का जो हिस्सा है वो कितना है 30% है। टोटल हमसे बोला गया है कि 20,000 एम्प्लॉयज़ है, यानी 100% की वैल्यू अगर 20,000 है अपने पास, तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। डिपार्टमेंट डी में टोटल 30% थे। ठीक है, इस 30 में से भी क्या बोला गया है कि फीमेल हैं वो 30% है, तो 70% कौन होंगे, फिर मेल होंगे ना। यानी यहाँ से सबसे पहले अगर मैं 30% की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलोगे 200 × 30 आ जाएगा। ये आ गए डिपार्टमेंट डी में टोटल मेल और फीमेल।
इसमें से मेल फीमेल अपने पास 30% है, तो फिर 70% मेल होंगे। सवाल में यही पूछा है कि मेल की संख्या क्या है, यानी इसका 70% और चाहिए। 70% मतलब 7/10, 0 से 0। देखो 2 0 लास्ट में आ जाएंगे और उसके बाद आएगा 3 7 21, 21 दूनी 42, कितना आ जाएगा 4200, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सेम क्वेश्चन हिंदी में है वाला क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्राइंगल एबीसी अपने पास, जिसमें बोला गया है कि जो बीसी की लंबाई है, क्या बोला गया, बीसी की लंबाई है ए बी की लंबाई के डबल से 2 कम है। इसको नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी और ए बी की लंबाई x मान लूँ, तो बीसी का बोला गया है कि ए बी की लंबाई के डबल से 2 कम है, यानी 2x - 2, और ए सी की लंबाई ए बी से 10 ज़्यादा है। अगर ए बी की x है तो ए सी की 10 ज़्यादा हो जाएगी, यानी x + 10। बोला गया टोटल पेरीमीटर 40 है, तो सबसे छोटी भुजा, देखो तीनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3x, सॉरी 3x नहीं 4x आ जाएगा। 2x यहाँ पे है ना और x यहाँ पे, और 10 - 2 + 8। इसकी वैल्यू सवाल में 40 गिवन है। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो 40 - 8 32, और 32/4 यानी x की वैल्यू 8 आ गई। पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा बता दो, सबसे छोटी तो x ही है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया कि cot की पावर 4 फाइ प्लस माइनस cot स्क्वायर फाइ की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू पूछी। देखो ऐसे सवाल जब भी आए ना, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है cot में और यहाँ पे cos में है, तो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, यहाँ से एक ऐसा रिलेशन आएगा जिससे कि इस वाले रिलेशन को आप इस फॉर्म में बदलोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो जो चीज़ दे रखी है ना वही आंसर हो जाता है। बाकी मैं बताता हूँ तरीका क्या है। देखो ये cot की पावर 4 फाइ है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं cot स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर फाइ, हो जाएगा कि नहीं। और आपको पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाइ। cot की पावर 4 फाइ को मैं ऐसे लिख दूं क्या, cos स्क्वायर फाइ अपॉन sin स्क्वायर फाइ, sin स्क्वायर फाइ, sin स्क्वायर नहीं sin की पावर 4 फाइ इज इक्वल टू, ये 1 cosec स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 sin स्क्वायर फाइ। यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही होगी क्या, कि cos की पावर 4 फाइ की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये पावर 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी cos की पावर 4 फाइ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी sin स्क्वायर फाइ। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो cos की पावर 4 की जगह में क्या लिख दूं, sin स्क्वायर फाइ, तो sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ आ गया। एंगल सेम है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि सेम ही आंसर हो जाता है। बोला गया फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालो। एक सवाल अभी हमने कुछ शिफ्ट पहले भी किया था। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n n + 1 2n + 1/6, लेकिन हमसे पूछ रहा है एवरेज, n n + 1 2n + 1/6, ये तो सम हो गया। अब एवरेज पूछ रहा है तो जितने नंबर है उससे भाग देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि n नंबर का ही मुझे एवरेज निकालना है, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। अब जितने भी नंबर का चाहिए, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। n की वैल्यू बोला है 46, तो 46 और 1 47 इंटू 46 का डबल 92, 92 और 1 93, और इसको डिवाइड करना है 6 से। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 31 से मल्टीप्लाई करना है तो या फिर 47 से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 47 से 1 और 3 टाइम ही करना पड़ेगा। तो 47 एकम 47, 4 कैरी, फिर 47 3 कितने हो जाएंगे, 50 का 3 गुना आता 150, लेकिन 47 3 कम है 150 50 से, और 3 टाइम कम कर रहे हैं यानी 9 कम आना चाहिए, यानी 141। तो 47 या 141 और 4 कैरी पहले थी, तो ये हो जाएगा 145। 2 से डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा 700, तो हो जाएगा आधा 1400 का, और 57 का 28.5 हो जाएगा, यानी 728.5 इसका आंसर हो जाएगा। बोले गए सिद्धि ने अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचा और विक्रय मूल्य के 1/6 पे लाभ कमाया, तो प्रॉफिट कितना है। इस डाटा की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। हमसे बोला गया है कि विक्रय मूल्य के 1/6 पे इसने प्रॉफिट कमाया। अगर 6 में अपना एसपी मान लूँ तो 1 यूनिट अपना क्या है, प्रॉफिट है, तो सीपी क्या हो जाएगा फिर, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 5 यूनिट। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट है कितने पर, सीपी पर, यानी 5 पर, और 1/5 होता है 20%, 20%, यानी ऑप्शन नंबर पहला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोला गया कि ए और बी के किस मान के लिए जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ए एंड बी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, x1 और x2 के जो कोएफिशिएंट है, x1 मतलब सॉरी x एंड y के, वो बराबर होते हैं। अगर ये c1/c2 बराबर नहीं होता तो ये तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, लेकिन ये बराबर है,
तो इसके इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी जितने वैल्यू रखोगे उतनी इक्वेशन आएंगे, क्योंकि रेशियो सेम ही होता है ना, एक तरीके से एक इक्वेशन बनती है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे वाई कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे वाई कोफिशिएंट है। देखो बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, इस चीज को इग्नोर मत कर देना। तो ये आएगा माइनस इंटू 5 माइनस 2a। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, इधर 2 है इधर 6 है, 2/6 है मतलब 1/3 लिख दो इसको। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले और लास्ट के को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 1 आनी चाहिए। a1 यहाँ पे नहीं है, a1 यहाँ पे नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में है। b निकाल लेते हैं, तो b कितना आ जाएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में होगा तो ये आ जाएगा माइनस, a की वैल्यू अपने पास 3 आ गई तो 5 माइनस a की वैल्यू 1 आ गई तो 5 माइनस 2 3 आएगा, और -3 है ये, तो ये क्या आ जाएगा b/-3 इज इक्वल टू 1/3। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से आपको सिंपली नजर आ रहा है 3 से तो 3 कट जाएगा, लेकिन माइनस में आएगी b की वैल्यू, तो a -1 होगा, b भी -1 होगा। बोला कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 का रूल है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो। बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये देखो 2 और 2 4, 2 6 डिजिट का नंबर है, 11 का मल्टीपल चेक करो। तो मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, इवन ऑड का डिफरेंस ले लो। तो देखो कोई भी एक डायरेक्शन में आप डिफरेंस ले सकते हो, 1 - 0 1, 9 - 1 8 आ जाएगा, और 5 - 3 2 आ जाएगा। 8 2 10 3 11 आ रहा है, नंबर 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा था कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाले को देखते हैं, 4 डिजिट का है ना, 5 - 4 1 और 4 - 5 -1, तो 0 आ जाएगा, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी पहले दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कितने डिजिट का है, 2 4 6 डिजिट का, एक ही डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं, 1 - 2 -1, 8 - 0 8, और 4 - 1 3, 8 3 11, 11 - 1 10 आ रहा है, तो 10 तो डिविजिबल नहीं है, जबकि सवाल में यही तो पूछा है कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोले गए m + n की वैल्यू अपने पास 24 है, तो m - 16 और n - 8। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, n की वैल्यू आप कुछ भी मान लो। सपोज n की वैल्यू आप क्या मान लो, n की वैल्यू 0 मान लो ना। अगर n की वैल्यू 0 मानोगे तो m कितना आ जाएगा अपने पास 24। n की वैल्यू अगर 0 मानोगे, ये है 24, 24 - 16 8, तो ये 8 का क्यूब प्लस का है, और यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैंने 0 मानी तो ये माइनस का 8 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ये आप मानना नहीं चाहते तो एक चीज मुझे नजर आ रही है, जो मुझसे पूछा है ना उसमें 16 और 8 का सम 24 आ रहा है, तो आप इसको 16 मान लो, इसको 8 मान लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मानना है वैसे कर सकते हो। बोलेगा एक ट्राइंगल DEF है, जिसमें D का समद्विभाजक EF को N पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम गिवन है DE एंड F। क्या बोला गया है, एंगल D का एंगल बाइसेक्टर, एंगल D का एंगल बाइसेक्टर EF को पॉइंट N पर प्रतिच्छेद करता है। DE की वैल्यू 36 है, DF की वैल्यू 40 है, EF की वैल्यू 38 है, यानी ये कंप्लीट 38 है, तो NF की लंबाई पूछ रहा है, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। देखो एक चीज मुझे पता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इंटरनल जो रेशियो है इसका वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर काट रहे हैं ना एक दूसरे को, बाहर काटते तो ये बाहर वाला रेशियो हम यूज करते। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, D से लेकर E तक का रेशियो और D से लेकर F तक का रेशियो बराबर होता है E से लेकर N तक का रेशियो और N से लेकर F तक का रेशियो। बस यही चीज लगा दो, ये 36 है, ये 40 है, अगर रेशियो में बात करूं तो ये हो जाएगा 4 नाम 36 और 4 दाएं 40, यानी 9:10 आ गया, ये इज इक्वल टू EN। देखो EN की और भी कुछ डाटा गिवन होगा आई थिंक, हाँ टोटल देखो ये अपने पास 38 था, यानी ये 9:10 में आ रहा है। ठीक है, ये 9:10 है, मतलब 19 यूनिट हो गया। 19 यूनिट की वैल्यू अपने पास 38 है, तो इस 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 20 आ जाएगा। वैसे तो 10 का मल्टीपल आंसर था और 0 लास्ट में एक में ऑप्शन मारा था। बोलेगा क्लब पुरुष और महिला सदस्य मेल एंड फीमेल के बीच में जो रेशियो है वो है 2:3। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ गई, मेल बढ़ गए 200, तो रेशियो 5:6 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, सवाल में हमसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कौन बढ़े, मेल बढ़े, यानी फीमेल तो नहीं बढ़ी। अगर फीमेल नहीं बढ़ी है तो सेम होना पड़ेगा ना भाई, ये 6 है, इसको सेम होना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 यूनिट, ठीक है, और ये हो गया 6 यूनिट। अभी रेशियो हो गया 5:6। सिर्फ मेल के बारे में बोला था 200 बढ़ा है,
अगर सवाल में देखें तो 1 यूनिट बढ़ा है, जबकि यूनिट में बोला गया 200 बढ़ा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो पूछ रहा है हाउ मैनी फीमेल मेंबर इन क्लब, फीमेल मेंबर कितनी है, फीमेल मेंबर कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 गुणा 200 तो कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 फीमेल मेंबर हो जाएंगे। बोलेगा एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 था, 15% की छूट पर बेचा गया, तो छूट क्या होगी रुपए में, 180 पे 15% की छूट है तो इसका 15% निकाल दो, 15% होता है 3/20, 20 नम में 180, 9 या 27, यानी तो डिस्काउंट पूछा था सवाल में रुपए में, वो 27 आ जाएगा, रुपीज में है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, बोला एक गार्डन है जिसमें 6 डेजी प्लांट्स हैं फर्स्ट ईयर में, ईच ईयर गार्डनर क्या करता है 3 डेजी प्लांट हैं उनको वो गार्डनरिंग कर रहा है, मतलब लगा रहा है, और 26 जास्मिन प्लांट हैं फर्स्ट ईयर में, और 2 हर साल लॉस हो रहे हैं। एक तो अपने पास डेजी प्लांट्स है, एक जास्मिन के प्लांट्स हैं, डेजी प्लांट 6 थे स्टार्टिंग में, जास्मिन के 26 हैं। डेजी प्लांट्स में क्या हो रहा है हर साल वो 3 ऐड कर रहा है, जबकि डेजी जास्मिन में हर साल 2 कम हो रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है व्हेन द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जास्मिन प्लांट, कितने साल बाद सेम हो जाएंगे। आप ऑप्शन से बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन से नहीं बनाना चाहता, मैं प्रॉपर मेथड से बनाना चाहता हूँ, तो मान लो कि x ईयर बाद, क्या मान लो, लेट x ईयर बाद, x ईयर लेटर ये इक्वल हो जाएंगे, जो इनकी क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी। तो 6 पहले थे, हर साल 3 बढ़ रहे हैं, तो और x साल बाद कितने बढ़ जाएंगे 3x। हमसे पूछ रहा है बराबर होंगे, तो बराबर हो जाएंगे कब, 26 से पहले हर साल 2 घट रहे हैं, यानी 2x हो जाएगा, 3x और 2x 5x, और 26 माइनस 6 20, तो यानी मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 4 आ गई, यानी 4 ईयर लेटर दोनों पेड्स की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी। लास्ट सवाल है, बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। एक सर्कल हो गया, पॉइंट टी से एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 32 है, ये हो गया 32, और केंद्र से जो डिस्टेंस है ये मान लो सेंटर है, यहाँ से ये दूरी अपने पास 40 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास बता दो। देखो आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर यहाँ पे थोड़ा अगर आप और काट लो इनको, यानी इसको मैं 8 से काट लूँ 4 टाइम, इसको 8 से काट लूँ 5 टाइम, 90 के सामने अगर 5 है तो मैं कह सकता हूँ ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाएगा, यानी ये 3 यूनिट रहेगा। चूंकि मैंने इसको किससे काटा था 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी 24 आ गया अपने पास ये साइड, लेकिन ये रेडियस है। सवाल में पूछा है डायमीटर कितना हो जाएगा, यानी 2r कितना हो जाएगा, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर 4। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों को सेम सॉल्व PDF चाहिए जो मैंने अभी सॉल्व करवाया है, तो ये आप जो लोग यूट्यूब पे मेंबरशिप प्लान जिन्होंने ले रखा है वो ज्वाइन करने के बाद इस टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। अनसॉल्व PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो पहले खुद करो देन वीडियो देखो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।